हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 60th लेक्चर। ये मेरा 60th लेक्चर है ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर आप टीजीटी की या पीजीटी की या यूजीसी नेट की या कोई भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट एज अ सब्जेक्ट है, देन दिस वीडियो सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, ठीक है। खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको जरूर शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि विच इज द फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, सेबी, एसबीआई, आरबीआई एंड नाबार्ड। आपसे पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो का गवर्नमेंट के मॉनिटरी एंड गवर्नमेंट के फाइनेंशियल मैटर में गवर्नमेंट के लिए एज ए एडवाइजर वर्क करता है एंड गवर्नमेंट के लिए एज अ फिस्कल एजेंट की तरह वर्क करता है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो जरा मैं यहाँ पे आपको बता दूं, देखिए एडवाइजर मतलब तो समझ रहे हैं ना, सलाहकार, यानी गवर्नमेंट को मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल मैटर में इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। प्लस फिस्कल एजेंट, फिस्कल एजेंट मतलब क्या होता है? तो फिस्कल एजेंट मतलब होता है कि कोई कह लीजिए बैंक या कोई ट्रस्ट कंपनी जो एक फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करे, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करे, गवर्नमेंट के बिहाफ में फाइनेंशियल मैटर में काम करे, तो उसे क्या कहेंगे? फिस्कल एजेंट, ठीक है। तो इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मैटर में एज एन एडवाइजर और फिस्कल एजेंट की तरह काम करती है, ये आपको बताना है। तो चलिए एक एक ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सेबी। तो सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी पे इवन मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। तो सेबी तो हम बहुत अच्छे जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक कह लीजिए रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, जो पूरे कैपिटल मार्केट को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है, गवर्न करती है। तो सेबी तो है नहीं। अगला क्या है? एसबीआई। तो एसबीआई हम जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया की मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है पब्लिक को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक। तो यानी ये भी हो नहीं सकता, ये तो एक बैंक है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। नेक्स्ट इज नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म हम जानते हैं, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है फॉर ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट करने वाली एक एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है। तो ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, यानी बचा यही, क्या बचा है? आरबीआई। और वैसे भी हम जानते हैं आरबीआई क्या है? आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इंडिया क्या सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई ही गवर्नमेंट के लिए वर्क करता है एज एन एडवाइजर एंड एज एन फिस्कल एजेंट इन मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल मैटर। मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल मैटर में गवर्नमेंट के लिए एडवाइजर की तरह और फिस्कल एजेंट की तरह कौन वर्क करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड दिस इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें से कौन सा आउटसाइड द स्कोप, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत कौन सा इसमें चार में से पॉइंट है जो नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन एक बार मैं रीड कर देती हूँ। पहला है न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, अगला है सर्विस प्रोवाइडेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, अगला है बैंकिंग इंडस्ट्री और नेक्स्ट है बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो आपको बताना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसमें से चारों में से कौन सा पॉइंट है जो नहीं आता है, ठीक। तो अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, जिसको कोपरा भी कहते हैं, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोपरा,
ठीक है। ये एक्ट आया था टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया। नाम से ही खैर समझ में आ रहा है ये एक्ट क्यों आया था, ताकि प्रोटेक्ट कर सके द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया। इंडिया में जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट आया था। ठीक है। बट लेटर ऑन इस एक्ट की कुछ लिमिटेशन थी, इसका स्कोप इतना वाइड नहीं था, इसलिए बाद में इस एक्ट को रिप्लेस किया गया किससे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से इसको रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है। और फिर अब जो एक्टिव है वो यही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 चल रहा है। ठीक है। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत ये किया गया कि स्टैब्लिश किए जाएंगे कंज्यूमर काउंसिल्स। ठीक है। एंड अथॉरिटीज स्टैब्लिश की जाएंगी जिनका काम होगा कि कंज्यूमर के जो ग्रीवियंसेस हैं, ठीक है, अगर कंज्यूमर के कोई ग्रीवेंसेस हैं तो उनको सेटलमेंट करना, उनको सेटल करना, उनके ग्रीवेंसेस को सुनना, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत काउंसिल स्टैब्लिश करने की बात कही गई थी। और इसी के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल स्टैब्लिश की गई नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ताकि कंज्यूमर के जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनका सेटलमेंट हो सके, कंज्यूमर के जो कंज्यूमर को और अवेयर किया जा सके। ठीक है। तो ये सब हुआ था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है उसके तहत चाहे न्यूज़पेपर इंडस्ट्री हो चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री हो, वो सब आती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। लेकिन सर्विस प्रोवाइडेड अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, अगर पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं आती है। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है, कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी। दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब जुलाई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो नो डाउट इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जुलाई 2022 तक। तो मेरा बस यही कहना है कि इसका जरूर फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें, तभी आपको मेरे जो चैनल पे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। 450 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब आपके लिए है, इसका फायदा उठाएं। ठीक है। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था और आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग फिर थोड़ा सा लेक्चर अपना प्लान कर पाऊंगी। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड के आइटम को आपको मैच करना है। ठीक है। और फिर उसके बाद सिलेक्ट करना है इसमें से करेक्ट आंसर। ठीक। लिस्ट वन के जो आइटम है उन्हें ए बी सी डी से रिप्रेजेंट किया गया है और लिस्ट सेकंड के आइटम को 1 2, ये रोमन में 1 2 3 4 ऐसे करके रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लीजिए। देखिए लिस्ट वन के आइटम क्या है, बैंक रेट पॉलिसी, क्रेडिट राशनिंग, वेरिएबल रिजर्व सिस्टम, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये लिस्ट वन में है। लिस्ट टू में क्या है, इन्वॉल्विंग द शॉर्टनिंग ऑफ करेंसी ऑफ बिल एलिजिबल फॉर रीडिस्काउंटिंग, इन्वॉल्विंग द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट, इन्वॉल्विंग द ऑल्टरेशन ऑफ डिस्काउंट रेट, इन्वॉल्विंग द वेरिएशन ऑफ द मिनिमम रिजर्व। ठीक है। तो ये लिस्ट सेकंड के पॉइंट्स हैं, आपको मैच कराना है। ठीक है। तो मैच कराने के लिए क्या जरूरी है, मैच कराने के लिए ये जरूरी है कि ये जो लिस्ट वन के जो आइटम्स है ये हमें पता होने चाहिए ना, तभी तो इसको मैच कराएंगे। तो ये जो लिस्ट वन के जो आइटम है जरा इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर आप खुद ही मैच करा के मुझे आंसर बता देंगे। ठीक है। चलिए लिस्ट वन का पहला आइटम क्या है, बैंक रेट पॉलिसी। ठीक है। बैंक रेट पॉलिसी, तो बैंक रेट पॉलिसी बेसिकली क्या है, बैंक रेट बेसिकली एक तरीका है जिससे सेंट्रल बैंक जो है किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वहां की जो इकोनॉमी की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर सकता है, उसे रेगुलेट कर सकता है। ठीक है। तो बैंक रेट पॉलिसी या बैंक रेट एक मेथड है, ठीक है, जिसे सेंट्रल बैंक इकोनॉमिक एक्टिविटी को इफेक्ट डाल सकता है। अब सवाल आता है कि कैसे इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है। बैंक रेट को चेंज करके कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को चेंज किया जा सकता है। तो एक बात बता दूं कि ये जो बैंक रेट है बेसिकली इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट अगर कम कर दिया जाए, लोअर द इंटरेस्ट रेट, ठीक है, अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया जाए तो उससे क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ फंड है, ठीक है, बोरोवर के लिए जो कॉस्ट ऑफ फंड पड़ेगी वो क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी।
ठीक है, वो लोअर हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम तो कॉस्ट ऑफ फंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, इससे इकोनॉमी में क्या होगा, मतलब एक्सपेंशन होगा। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, लोन लेंगे, जिस भी पर्पज से, चाहे फैक्ट्री सेटअप करने के पर्पज से या कुछ भी दूसरे मकान खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, ठीक है, लोन लेंगे। तो वही इस तरीके से बैंक रेट अगर कम हुआ तो कॉस्ट ऑफ फंड कम हो जाएगी और इससे एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी होगा। बट इसी की जगह अगर बैंक रेट हाई कर दे तो, इंटरेस्ट रेट हाई हो गया तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा हो जाएगा, बोरोवर के लिए लोन महंगा हो गया। महंगा हो गया तो क्या होगा, महंगा हो गया तो कोई लोन लेगा नहीं, बहुत जरूरी होगा तब लोन लेगा। ठीक है। और इन्फ्लेशन के टाइम यही किया जाता है, जब इन्फ्लेशन अगर हाई पे होना तब यही किया जाता है कि बैंक रेट जो होते हैं बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है। इससे क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ फंड बोरोवर के लिए ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया बैंक रेट पॉलिसी। दूसरा क्या है, क्रेडिट राशनिंग। देखिए, क्रेडिट मतलब उधार, राशनिंग मतलब एक तरीके से लिमिट करना। ठीक है। तो क्रेडिट राशनिंग क्या है, क्रेडिट राशनिंग मतलब लिमिट करना। जो लेंडर है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे बैंक है, तो यहाँ पे जो लेंडर है, जो बैंक है, वो अगर लिमिट कर दे एडिशनल क्रेडिट टू बोरोवर, यानी जो कस्टमर है, जो बोरोवर है, ठीक है, उनको, उनके लिए एडिशनल जो क्रेडिट है उसकी सप्लाई को लिमिट कर दे। ठीक है। एट कोटेड रेट, यानी जिस रेट पे अभी तक लोन मिल रहा था, उस रेट पे लोन न दे करके लोन को लिमिट कर देगा अगर बैंक ना, तो इसी को कहा जाता है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट मतलब उधार, राशनिंग यानी लिमिट कर दिया कि उसी कोटेड रेट पे अब लोन नहीं मिलेगा, लोन मतलब रेट विल बी डिफरेंट। ठीक है। अगर अब उस रेट पे अफोर्ड कर सकते हो ज्यादा रेट पे तो करो। ठीक है, तो ये क्या है, क्रेडिट राशनिंग। अगला जो पॉइंट है दैट इज वेरिएबल रिजर्व सिस्टम। वेरिएबल रिजर्व सिस्टम यानी, देखिए रिजर्व सिस्टम हम वैसे पढ़ चुके हैं, हम CLR, क्या है, कैश, सॉरी, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ये हम पढ़ चुके हैं ना। SLR, CRR ये सब पढ़ चुके हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये रेशियोज हैं। ठीक है, कि बैंक को कितना मिनिमम रिजर्व अपने पास मेंटेन करना है, तो बेसिकली ये उसी से रिलेटेड है। वेरिएबल रिजर्व सिस्टम यानी ये जो रिजर्व सिस्टम है, यानी बैंकों को अपने पास कितना रिजर्व मेंटेन करना है उसको वेरी करके भी जो सेंट्रल बैंक है वो इकोनॉमी को, एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो वही SLR और CRR के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। अगला क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको हम OMO भी कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, वैसे ये जो पॉइंट है ना, ये मैं इकोनॉमिक्स का जो मेरा वीडियो लेक्चर है वहां पे ये सारे पॉइंट मैंने बहुत डिटेल में थ्योरी लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। तो आप जरूर इकोनॉमिक्स भी पढ़िएगा, ये सारे पॉइंट वहीं के हैं। ठीक है, ये सब इंटर रिलेटेड है, बिजनेस एनवायरनमेंट में भी आता है और ये इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। ठीक है, तो वहां पे ये OMO और ये सब SLR, CRR ये सब बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किए हैं। तो OMO क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, इट्स अ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। ठीक है। जब सेंट्रल बैंक जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय सेल करता है ओपन मार्केट में, तो ये क्या कहा जाता है, इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक। अब सवाल ये आता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत कैसे सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है। तो बता दें कि अगर अगर सेंट्रल बैंक, ठीक है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना चाहता है इकोनॉमी में, ठीक है, अगर वो चाहता है कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ जाए, ठीक है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करना चाहता है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगा, ठीक है, और उसके बदले में पैसा इकोनॉमी में फ्लोट करेगा। ठीक है। और अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, तो ये क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेगा, बेचेगा। इससे क्या होगा, लोगों का पैसा बैंक के पास आएगा और उसके बदले में सर्टिफिकेट लोगों के पास जाएंगे। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन से सेंट्रल बैंक जो होता है इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। ठीक। तो मैंने आपको इन चारों पॉइंट के बारे में बता दिया, तो अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, मैच करा सकते हैं इन्हें। पहला पॉइंट क्या है, इन्वॉल्विंग द शॉर्टनिंग ऑफ करेंसी ऑफ बिल एलिजिबल फॉर रीडिस्काउंटिंग। ठीक है, तो बताइए ये किससे रिलेटेड है, ये पॉइंट जो है किससे रिलेटेड है। तो जरा, क्या ये बैंक रेट पॉलिसी से रिलेटेड है, क्रेडिट राशनिंग से रिलेटेड है, वेरिएबल रिजर्व से रिलेटेड है, कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से। तो दिस इज रिलेटेड विद, फर्स्ट जो है वो रिलेटेड है क्रेडिट राशनिंग, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टनिंग की बात हो रही है ना, शॉर्टनिंग ऑफ करेंसी ऑफ बिल। ठीक है। अगला क्या है, ये क्रेडिट राशनिंग से हो गया। ठीक है, अगला क्या है, इन्वॉल्विंग द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। तो ये किस में होता है, OMO में होता है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। अगला क्या है, इन्वॉल्विंग द ऑल्टरेशन ऑफ डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट का ऑल्टरेशन किस में होता है, ये बैंक रेट पॉलिसी।
ये थर्ड बैंक रेट पॉलिसी में होता है। फिर अगला क्या है, इन्वॉल्विंग द वेरिएशन ऑफ मिनिमम रिजर्व जो SLR CRR है उसमें चेंज करना, तो ये हो गया सी से। ठीक है, तो अब मैंने सारे पॉइंट जोड़ दिए हैं, तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर है। देखिए ABCD में से इनमें से कौन सा आंसर है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ए किससे मैच होगा, थर्ड से, बी किससे होगा, वन से, सी किससे हो रहा है देखिए स्क्रीन पे, फोर से, एंड डी किससे हो रहा है, सेकंड से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई, आरबीआई कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक। ठीक है, इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग बैंक इन इंडिया। ठीक है, आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के जो डिफरेंट बैंक से होते हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो किन किन बैंक की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फॉरेन बैंक, रूरल बैंक, ऑल ऑफ द अबव। तो आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये सारे ही बैंक की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चाहे कॉमर्शियल बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे फॉरेन बैंक हो, चाहे रूरल बैंक हो। वैसे आप ये जानते तो है ना कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। चलिए थोड़ा सा मैं बताती हूँ। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन देता है जनरल पब्लिक को। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं। अगला क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक एक स्मॉल साइज फाइनेंशियल एंटिटी कह लीजिए। कोऑपरेटिव बैंक छोटे होते हैं, ये स्मॉल साइज फाइनेंशियल एंटिटी होते हैं जहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं दे आर द ओनर एंड द कस्टमर ऑफ द बैंक। जो मेंबर होते हैं वही इसके ओनर होते हैं, वही इसके कस्टमर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कोऑपरेटिव बैंक। अगला फॉरेन बैंक। तो फॉरेन बैंक क्या होते हैं, वो बैंक, अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करूं तो फॉरेन बैंक वो बैंक होते हैं जिनके हेड ऑफिस कहाँ है, दूसरी कंट्री में है। इंडिया में हेड ऑफिस नहीं है, जिसका हेड ऑफिस दूसरी कंट्री में है, उनकी ब्रांच इंडिया में है, तो वो ऐसे बैंक क्या होंगे, फॉरेन बैंक। ठीक, और फॉरेन बैंक जो होते हैं ना, इन्हें रूल एंड रेगुलेशन दोनों कंट्री का, होस्ट कंट्री एंड होम कंट्री। होम कंट्री यानी जहां के बैंक है, और होस्ट कंट्री यानी इंडिया में अगर इनकी ब्रांच है, तो दोनों कंट्री के जो रूल रेगुलेशन है इन फॉरेन बैंक को फॉलो करने होते हैं। ठीक, अगला क्या है, रूरल बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक ये क्या होते हैं, ये एक तरीके के शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं जो बैंकिंग एक्टिविटी करते हैं फॉर रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज, स्पेशली रूरल एरिया जो स्टेट लेवल पे हैं उनके लिए बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। बैंकिंग की जो सर्विसेज होती हैं रूरल एरिया में देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रूरल बैंक। तो आरबीआई जो होता है ना, इन चारों ही बैंक की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन, तो आंसर तो समझ में आ गया ना, आंसर फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कॉल मनी रेट। कॉल मनी रेट इज एप्लीकेबल फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड टू। ये जो कॉल मनी रेट है ये एप्लीकेबल होता है बहुत शॉर्ट पीरियड में, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए एप्लीकेबल होता है। सही बात है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, इंटर बैंक एडवांस में। ठीक है, इंटर बैंक अगर लोन दिया जा रहा है एडवांस है तो उस केस में, या बैंक टू रिजर्व बैंक एडवांस, या रिजर्व बैंक टू बैंक एडवांस, या कॉमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्रियल बैंक एडवांस, किस केस में ये कॉल मनी रेट एप्लीकेबल होता है, आपको से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको कॉल मनी का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कॉल मनी क्या होता है। ठीक है, कॉल मनी क्या होता है। वैसे कॉल मनी भी मैं अपने थ्योरी लेक्चर वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, पर एक बार चलिए फिर से बताती हूँ। तो कॉल मनी एक टाइप का शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट अर्निंग फाइनेंशियल लोन होता है। ठीक है, कॉल मनी की खास बात क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म का, ठीक है, इंटरेस्ट वाला एक फाइनेंशियल लोन है। ठीक है, जहां पे देखिए इसका नाम कॉल क्यों रखा गया है, कॉल मनी क्यों है, क्योंकि जहां पे बोरोवर को तुरंत पैसा वापस करना होता है जब लेंडर डिमांड करे। बोरोवर यानी जिसने उधार लिया है, ठीक है, जो बोरोवर है उसे तुरंत पैसा वापस करना होता है जब भी लेंडर यानी जिसने उधार दिया है, जब भी लेंडर क्या करे, कॉल करे, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉल मनी। ठीक है, तो कॉल मनी क्या है, कॉल मनी एक टाइप का शॉर्ट टर्म का एक फाइनेंशियल लोन है जहां पे जो बोरोवर है उसे तुरंत पैसा वापस करना होता है। ठीक है, बैक पे बैक करना होता है इमीडिएटली वेन एवर द लेंडर डिमांड, या वेन एवर द लेंडर कॉल, जब भी लेंडर कॉल करे, जब भी लेंडर डिमांड करे उसे वापस करना होता है। ठीक है, और जो कॉल मनी पे जो लोन पे जो रेट होता है उसे कॉल मनी रेट कहते हैं। कॉल मनी पे जो रेट अप्लाई होता है इंटरेस्ट रेट, उसे कॉल मनी रेट कहते हैं। ठीक है, और ये जनरली कॉल मनी रेट जो है ना, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन में कॉल मनी यूज होता है। इंटर बैंक
ट्रांजेक्शन। इंटर बैंक मतलब लोनिंग, नॉट ट्रांजेक्शन। इंटर बैंक लोन में यूज होता है, यानी अगर एक बैंक को कुछ रिक्वायरमेंट है फंड की, ठीक है, तो वो दूसरे बैंक से लोन लेता है, तो वहां पे जो मतलब होता है लोन, उसे हम कॉल मनी कहते हैं। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है ना, इवन एक दिन की भी हो सकती है, एक दिन के लिए पैसा लिया, ठीक है, तो ये इंटर बैंक लोन के केस में ये कॉल मनी का कॉन्सेप्ट आता है, राइट। और बेसिकली ये जो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच, ये जो बैंक में अगर जनरली बैंक जो है इस टाइप का लोन कब लेते हैं, जब एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो, तब बैंक इस टाइप का लोन लेते हैं कॉल मनी। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है कि कॉल मनी जो रेट है ये कब एप्लीकेबल होता है, किस केस में एप्लीकेबल होता है। तो इवन कॉल मनी का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये केवल इंटर बैंक एडवांसेस या इंटर बैंक लोनिंग के टाइम ही, जो एक बैंक दूसरे बैंक से जो लोन लेते हैं उसी को कहते हैं कॉल मनी, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। और यहाँ पे जो बोरोवर होता है उसे तुरंत पैसा वापस करना होता है जब लेंडर कॉल करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेट लगता है दैट इज कॉल मनी रेट। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको आंसर समझ में आ गया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, ये था पूरे आज का वीडियो का कंटेंट। आई होप आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, आपके लेक्चर यूजफुल था कि नहीं। अभी ये जो 20 मिनट 25 मिनट आपने ये जो लेक्चर सुना, इससे कुछ सीखा कि नहीं सीखा, नहीं सीखा तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी कि अगले लेक्चर में कुछ और अच्छा कंटेंट इंक्लूड कर सकूं, ताकि आप कुछ नया सीखें, ठीक। तो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।